बातों से अनजान महिमा अब भी गाड़ी के विंडो से बाहर देख रही थी और रजत उसे देखकर सोच रहा था, काश ये पल यहीं ठहर जाए और वो जी भर कर उसे देखता रहे। लेकिन वक्त है साहिब, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। कुछ ऐसा ही हुआ रजत के साथ भी। उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल बजने की वजह से रजत ने गाड़ी में बैठे सारे लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा। महिमा ने भी उसकी ओर देखा। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा। फोन हमेशा गलत टाइमिंग वाले निशांत का ही था। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नंबर फ्लैश होते देख रजत मन में सोचने लगा, अगर मुझे एक खून माफ हो तो मैं सबसे पहले इसी का खून कर दूं। वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान उसके पास बैठी महिमा बोल पड़ी, सोच क्या रहे हो, फोन रिसीव करो। उसकी बात सुन रजत ने फोन साइलेंट कर दिया और कहा, नो दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ विशाल अपने पास बैठे अदिति की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उनकी इन्हीं हरकतों के बीच एक बार फिर निशांत का फोन आया। फोन वाइब्रेट हो रहा था और वाइब्रेशन साउंड सभी को सुनाई पड़ रहा था। अदिति उसे छेड़ते हुए बोली, अगर किसी का सीक्रेट कॉल हो तो हम गाड़ी रोक सकते हैं, तुम अपनी प्राइवेट टॉक कर सकते हो, डोंट माइंड। उसकी ऐसी बातें सुन रजत अपने पास बैठी अपनी मिस नॉन स्टॉप को देखने लगा, जो कि उसे ही देख रही थी। इस पर रजत ने रिप्लाई किया, मेरे पास किसी के प्राइवेट कॉल नहीं आते, सारे ऑफिशियल कॉल होते हैं। बोल वो मिस नॉन स्टॉप की आंखें देखने लगा। महिमा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक बार फिर विंडो से बाहर देखने लगी। लेकिन अदिति और विशाल उसके इतने शॉर्ट आंसर में मानने वालों में से कहाँ थे। अब विशाल ने उसे छेड़ते हुए कहा, ब्रदर मेरे पास भी बहुत सारे ऑफिशियल कॉल आते हैं जिन्हें मैं अक्सर साइलेंट कर दिया करता हूँ। उसकी बात सुन रजत और कुछ बोल पाता कि इसके पहले ही एक बार फिर उसका मोबाइल बजा। फोन निशांत का था। अब की बार महिमा ने उसकी ओर देखकर कहा, राज तुम अपना फोन क्यों रिसीव नहीं करते? उसकी आवाज में थोड़ा रूखापन था। हमेशा चहककर बात करने वाली महिमा को रूड होती देख रजत ने फोन रिसीव किया और बोल पड़ा, जल्दी बताओ क्या इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए तुमने थोड़ा भी सब्र नहीं किया? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी ओर से निशांत सोचने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रजत सर का पीए नहीं बल्कि हिटलर का पीए हूँ। कोई जवाब ना पाकर रजत एक बार फिर अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए बोला, जल्दी कहो क्या काम है? इस पर निशांत हड़बड़ाकर एक सांस में बोल पड़ा, सर आपने इस वीकेंड के पहले रिमाइंड करने को कहा था गोवा वाले आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में। उसकी बात सुनकर हर बार की तरह रजत का एक बार फिर दिमाग खराब हो गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैंने तुमसे वीकेंड के पहले रिमाइंड करने को कहा था ना, और तुम मुझे वीकेंड पर रिमाइंड कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमेशा सीरियस और पोलाइट रहने वाले रजत को फोन पर स्ट्रिक्टली बात करते हुए देख गाड़ी में मौजूद विशाल, अदिति और महिमा हैरान थे और इन सब बातों से अनजान रजत निशांत को डांटने में बिजी था। उसका गुस्सा निशांत पर बढ़ता ही जा रहा था और उसका गुस्सा जायज भी था। जिस पल के लिए उसने इतने बेसब्री से इंतजार किया, निशांत की वजह से उस पल में डिस्टर्बेंस जो हो रही थी। महिमा रजत के कंधे पर हाथ रखकर बोली, रजत काम डाउन। कहते हुए उसने लंबी सांस ली और इशारे से उसे भी ऐसा करने को कहा। उसे नॉर्मल होते देख रजत को अच्छा लगा और उसने फोन पर कहा, अभी 2 दिन मुझे कॉल मत करना, मैं कोई भी ऑफिशियल कॉल नहीं लूंगा। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसकी फोन कट करते ही अदिति बोल पड़ी, राज तुम क्या गुस्सा करते हो? तुम्हें गुस्से करते देख तो मुझे एंग्री यंग मैन बच्चन साहब की याद आ गई, सचमुच। उसकी बात सुन रजत ने मुस्कुरा दिया और उसे तो सिर्फ महिमा को देखना और उसकी बातें सुनने में ही सुकून मिल रहा था और इस बात को अदिति बखूबी समझ रही थी। उसने पीछे पलटकर रजत और महिमा की ओर देखा। महिमा विंडो के बाहर हसीन वादियां देखने में गुम थी और उसके पास बैठा रजत उसे देखने में। मौके की नजाकत को समझते हुए अदिति ने कहा, मौसम और वादियां इतनी हसीन है कि मुझे शायरी कहने का दिल कर रहा है। उसके पास बैठा विशाल बोल पड़ा, इरशाद। अदिति अपना गला साफ करते हुए बोली,
हाले दिल ना पूछो हम पर, आपके प्यार की खुमारी है। हम तो दिल हार चुके हैं, अब आपकी बारी है। बोल वो शरारत भरी नजरों से रजत की ओर देखने लगी। पास बैठा विशाल बोल पड़ा, क्या बात है, बहुत खूब। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है एसी, तू तो शायर बन गई। इस पर अदिति ने शरारत भरी नजर रजत पर डालते हुए कहा, बस कभी कभी माहौल देखकर शायरी कर लेते हैं। अपनी जेब छुपाते हुए रजत बोला, लगता है आप पर भी हसीन वादियों का खुमार चढ़ रहा है, इसीलिए तो आप जर्नलिस्ट से शायर बन गई। उसकी बात खत्म होते ही अदिति बोल पड़ी, हो सकता है जब दिल की बात सुबह तक आने ना पाए तो शायरी से अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता साहब। बोल वो सामने देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी बात सुन रजत मन में सोचने लगा, कहीं इसने मेरी फीलिंग पकड़ तो नहीं ली। कि अचानक इसी दौरान विशाल ने अपनी गाड़ी एक ढाबे के सामने रोक दी और पीछे मुड़कर कहने लगा, गाइस हमारा फेवरेट ढाबा पंजाबी ढाबा आ गया है। उसकी बात सुनते ही महिमा ने खुश होते हुए जवाब दिया, वाओ यहाँ के छोले भटूरे सो यमी। कहते हुए अपने पास बैठे रजत की ओर देखते हुए बोली, और आज हम यहाँ पंजाबियों वाला खाना खाएंगे, चलो चलो। बोल वो गाड़ी से उतर गई। उसके उतरने के बाद रजत भी गाड़ी से उतरकर उन्हें फॉलो करने लगा। हमेशा 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले रजत आज हाईवे के एक छोटे से ढाबे की ओर जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने नॉन स्टॉप के लिए। वो काफी धीरे सबसे पीछे चल रहा था। इसी दौरान महिमा की नजर उस पर पड़ी। वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे ढाबे के अंदर ले जाने लगे। अदिति और विशाल ढाबे के अंदर पहुंच चुके थे। अचानक महिमा रुक गई और उससे बोली, राज मुझे कभी कभी लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसकी बात सुन रजत कुछ शॉक्ड हो गया और उसने कहा, अरे माही तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर वो मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारी आंखें तुम्हारी शिकायत करती हैं। बताओ सच सच क्या छुपा रहे हो? यू डोंट लाइक छोले भटूरे ना? मुझे समझ आ ही गया था। उसकी बात सुनकर रजत गहरी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड। उसकी ओर देखकर महिमा ने कहा, तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना हो तो तुम ऑर्डर कर लेना, परेशान होने की क्या बात है। वो दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अदिति ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, दोनों बाद में बात कर लेना, पहले जल्दी आओ गाइस, बहुत भूख लग रही है। उसकी बात सुन महिमा ने उसे इशारा किया और रजत की ओर देखकर बोली, तुम हैप्पी रहा करो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अपने अंदर खुद की छोटी सी दुनिया बसा रखी है और शायद तुम उससे निकलना ही नहीं चाहते, है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें अपनी दुनिया से निकलना होगा। बोल वो मुस्कुराकर वहां से जाने लगी। उसके जाने के बाद रजत धीरे से बोला, मेरी दुनिया तो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो रही है, क्या करूं मैं? उसकी नजर अब भी टेबल की ओर जा रही अपनी मिस नॉन स्टॉप पर थी। कुछ सोचकर मुस्कुराकर वो उनके पास टेबल पर पहुंचा जहां पहले से ही विशाल और एसी बैठे हुए थे। राज महिमा के पास वाली चेयर पर बैठ गया। विशाल ने इसी दौरान पास खड़ी वेटर को पास आने का इशारा किया और वेटर के आते ही विशाल रजत से बोला, राज तुम क्या लोगे? उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, जो माही ऑर्डर करे वही। बोल उसने मेन्यू महिमा को पास कर दिया। उसकी बात सुन एसी एक बार फिर शरारत भरी स्माइल करने लगी, जिससे विशाल और महिमा अच्छी तरह वाकिफ हो रहे थे। महिमा ने उसे आंखें दिखाकर कुछ इशारा किया, जिससे वो चुप हो गई। महिमा ने मेन्यू उठा लिया और रजत की ओर देखकर कहा, आई थिंक यू डोंट लाइक छोले भटूरे। उसकी बात सुनकर रजत बोला, आई लव छोले भटूरे। इस पर महिमा ने सवालिया नजरों से कहा, आर यू श्योर? रजत ने हाँ में सर हिला दिया। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान अदिति विशाल ने भी अपना ऑर्डर वेटर को दे दिया और विशाल ने अदिति से कहा, हे एसी, जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा है हम यहाँ ढाबे के पास वाले व्यू को अपने कैमरा पर कवर करते हैं ताकि उस मलिका को बता सके कि हमने काफी कुछ कवर किया था।
नाइस आइडिया यार, बोल अदिति खड़ी हो गई और उसने वहां बैठी महिमा और रजत को भी साथ आने के लिए कहा। लेकिन महिमा ने उसे जवाब दिया, गाइस प्लीज तुम दोनों जाओ, मैं बैठना चाहती हूँ। उसकी बात सुन अदिति बोली, इट्स ओके यार। फिर उसने रजत की ओर देखकर कहा, तुम हमारे साथ आ रहे हो? उसकी बात सुन उसने जवाब दिया, तुम दोनों जाओ, मैं भी यही हूँ। ओके बोलकर विशाल और अदिति वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रजत ने सोचा, चलो कुछ पल ही सही मिस नॉनस्टॉप के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका तो मिला। रजत ने महिमा की ओर देखकर कहा, तुम उनके साथ क्यों नहीं गई? क्या तुम्हें नेचर के आसपास रहना पसंद नहीं है? उसकी बात सुनते ही महिमा ने संजीदगी के साथ जवाब दिया, मुझे नेचर के साथ रहना बेहद पसंद है, लेकिन विदाउट कैमरा। कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। इसी दौरान ढाबे के बाहर एक ओपन जीप आकर रुके। उसमें से कुछ बॉडी बिल्डर उतरकर ढाबे के अंदर पहुंचे और ढाबे के मालिक के पास जाकर उसे अचानक पीटने लगे। ये देख वहां भगदड़ मच गई और वो सारे बॉडी बिल्डर एक साथ मिलकर उसकी लगातार पिटाई करने लगे। उनके ऐसा करने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सारे लोग डर कर यहाँ वहां भागने लगे। ढाबे वाले की बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल की रही होगी, वो वहां भाग कर पहुंचे और उन गुंडों से अपने बाबा को बचाने की पूरी कोशिश करने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन गुंडों को बोल रही थी, मेरे बाबा को छोड़ दो मेरे बाबा को। इसी दौरान एक गुंडे की घटिया नजर उस पर पड़ी और उसने उस लड़की का बाल पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, तेरे बाबा ने इस महीने का हफ्ता नहीं दिया, चल तुझे ही उठाकर ले चलते हैं। यहाँ आए हैं तो कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। उसकी बात सुनकर ढाबे वाले उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों को समय पर पैसा देता हूँ, इस बार मजबूर था साहब। लेकिन वो सारे लोग उस लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। दूसरी ओर ढाबे में अब भी कुछ लोग मौजूद थे जो कि डर कर चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। रजत से उस लड़की के साथ बदतमीजी होते देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी टेबल पर रखी कांच की बोतल उठाई और जिसने उस लड़की के बाल बेरहमी से पकड़ा हुआ था, उसके सर पर दे मारी, जिससे उस आदमी का सर फट गया और ब्लड आने लगा। उसके साथ मौजूद बॉडी बिल्डर रजत की ओर गुस्से से देखने लगा और इसी दौरान उनमें से एक आदमी ने रजत के फेस पर जोरदार पंच मारा, लेकिन वो बिना घबराए उस आदमी से भिड़ गया। अकेला ही वो उन चार पर भारी पड़ गया और उसने अकेले ही उन चारों की पिटाई कर दी। उसे खुद पर भारी पड़ते देख वो लोग वहां से भागने लगे। एक ने जाते जाते उससे कहा, कौन हो भाई तुम और क्यों हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हो? उसकी बात सुन रजत बोला, लालत है तुम सब पर, मेहनत करने की बजाय इन गरीब लोगों का पैसा लूट रहे हो और उनके पास ना दे पाने की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। उसकी बात सुन वो सारे लोग वहां से भाग गए। ढाबे का मालिक रजत के पैरों पर आ गिरा और रोते हुए बोला, आप मुझ गरीब के लिए मसीहा बनकर आए, अगर आप ना होते तो आज ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। उसके साथ उसकी बेटी भी रजत के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसने रोते हुए कहा, थैंक यू सो मच भैया, आज आपने समय पर आकर मुझे बचा लिया। रजत ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम खुद को लाचार मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग हो तुम। कॉर्नर में खड़ी महिमा रजत का ये नया अवतार देखकर हैरान थी। हमेशा गुमसुम सा शांत रहने वाला लड़का इतना गुस्सा कर सकता है, सोचकर वो मुस्कुरा रही थी। वहां मौजूद सारे लोगों ने रजत के लिए तालियां बजाई। वहां अदिति विशाल के साथ आ चुकी थी और अंदर आकर जैसे ही उसकी नजर अस्त व्यस्त ढाबे पर पड़ी, वो सवालिया नजरों से महिमा की ओर देखने लगी। उसने धीरे से उन लोगों को इशारा कर अपने पास बुलाया और सारी बात बता दी। दूसरी ओर रजत उनके पास पहुंचा। महिमा उसे देखकर बोली, राज क्या फाइट की तुमने, बिल्कुल एक्शन हीरो की तरह लग रहे थे यार, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। उसके बाद उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया, कॉलेज टाइम पर नेशनल लेवल का रेसलर था,
बट मुझे नहीं पता था उस टाइम का शौक आज किसी को बचाने के लिए काम आ जाएगा। उसकी बात सुनकर अदिति का जवाब आया, राज तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, वरना आज की इस मतलबी दुनिया में कोई किसी के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। महिमा मन में ही सोचने लगी, वाकई इंसान तो लाजवाब है। उन्होंने वहां लंच किया और कुछ देर बाद वहां से निकल पड़े। सभी गाड़ी में अपनी अपनी जगह पर सेटल हो गए। गाड़ी में बैठने के बाद सभी शांत थे। सभी को साइलेंट देख रजत बोल पड़ा, गाइस अचानक से आप सभी इतने सीरियस मूड में कैसे चले गए? और वैसे भी मुझे किसी ने कहा है हमेशा खुश रहने को। कहते हुए वो शरारत भरी नजरों से अपने करीब बैठी महिमा को देखने लगा। क्या जिंदगी का कोई खूबसूरत मोड़ रजत और महिमा की राह देख रहा है? फिर रात पड़ता है गिरी तब पिटा